नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, उसका जो पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझने का प्रयास किया था। हालांकि ये भी हमने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना लगभग असंभव ही होता है, क्योंकि वो मानव के लिए दृश्यमान तो है नहीं। तो उसी में हमने कई सोर्स ऐसे बताए थे जो पदार्थों के विश्लेषण के द्वारा बताते हैं, प्रत्यक्ष स्रोतों से बताते हैं। वो सोर्स क्या क्या था, तो हमने दो सोर्स में डिवाइड किया था, एक अप्राकृतिक सोर्स और दूसरा प्राकृतिक सोर्स, जिसमें हमने बताया था कि अप्राकृतिक सोर्स में घनत्व, दबाव, तापमान, इन चीज़ों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किए थे। और प्राकृतिक सोर्स में ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण कैसे हम लोग समझ सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि ज्वालामुखी यदि लावा के रूप में तरल अवस्था में यदि बाहर निकल रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा निकलता है ना बाहर के समय, जैसे हमने बताया था कि ये पृथ्वी का सतह है, तो इधर से जब ऐसे निकल रहा है और ये ज्वालामुखी उद्गार के समय जब इस तरीके से निकलता है तो ये पूरा लावा होता है, इस तरीके से नदी के जैसा तरल अवस्था में पूरा आग का लावा होता है जो जाता है। तो ये कई सारे वैज्ञानिक बताए कि अगर लावा ये तरल अवस्था में सतह के ऊपर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो पृथ्वी के अंदर भी, यानी ये पृथ्वी का सतह है तो इसके अंदर भी वो तरल अवस्था में ही होगा, इसीलिए तो वो बाहर आ गया है। ठीक है, लेकिन ये तरल अवस्था में नहीं हो सकता, इसका कारण भी हमने बताया था। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमने ज्वार भाटा में बताया था कि ज्वार क्या होता है, जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कह रहे हैं। तो जल का ऊपर उठना और गिरना ये क्या होता है, किसके कारण हो रहा है? जो सन है या फिर चंद्रमा है उसके जो ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं उसके कारण ये जल का ऊपर उठना नीचे गिरना ये होता है। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब अगर ये तरल अवस्था में होता, पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो यदि पूरा तरल अवस्था में होता, द्रव में होता, लिक्विड के फॉर्म में होता, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हलचल देखने को मिलता ना, परंतु ऐसा तो मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ज्वालामुखी उद्गार से हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिला पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के वो लगभग सही नहीं था। तो आज जो है हम लोग भूकंप विज्ञान के बारे में समझेंगे। भूकंप विज्ञान जो प्राकृतिक स्रोत का दूसरा मतलब सोर्स है, उसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि भूकंप विज्ञान से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के अंदर का संरचना है, इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम आपको ये बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भूकंप विज्ञान। अब यदि हम ये बात करें, देखिए ये भूकंप विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले यदि हम भूकंप की बात करें तो देखिए भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह है वो अचानक से हिलने लगा, ठीक है, वाइब्रेशन होने लगा, उसमें कंपन होने लगा, तो क्या होगा, वो भूकंप आ गया। उसी को भूकंप कह रहे हैं, उसी को भूचाल कहते हैं। ये भूकंप आता कैसे है, ये भूकंपीय तरंग की वजह से आता है। अब भूकंपीय तरंग क्या होता है, जनरली देखिए तरंग क्या होता है, वेव क्या होता है, तरंग ये क्या होता है, वेव, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव। ये क्या होता है, देखिए सिंपल सा चीज़ है, लहर को हम लोग कहते हैं। लहर आप समझ रहे होंगे शायद, लहर जैसे इस तरीके से जो आते रहता है ना, ऐसे बढ़ते रह रहा है इस डायरेक्शन में, यही तरंग होता है। ये कई सारे डिजाइन में होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं इस तरीके से, या ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी तरंग ही है। तरंग का कई सारा टाइप होता है। ये एक तरह का लहर है जो इस तरीके से आगे बढ़ते रहता है, जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हाँ इसी की वजह से हमको सुनाई दे रहा है। हमारा जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर वो वेव की वजह से ही देख रहे हैं। तो सारा चीज़ ये दिखता तो नहीं है, लेकिन इसका जो मतलब चलने का डिजाइन है ये इसी तरीके से चलता है। ये एक तरीके का लहर होता है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंग यानी कि भूकंप जब आया, यानी अचानक से पृथ्वी के स्थल मंडल में, पृथ्वी का जो स्थल मंडल होता है
पृथ्वी के स्थल मंडल में यानी लिथोस्फीयर के अंदर अचानक से क्या होता है, हम बताएंगे स्थल मंडल किस भाग को हम लोग कहते हैं। तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसमें अचानक से जो है कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें अचानक से ऊर्जा मुक्त होता है। और ऊर्जा मुक्त हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है कहीं से, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा निकल रहा है तो हीट आएगा, साउंड आएगा, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं तो उसमें ऊर्जा ही लग रहा है ना। जो भी हमने खा पी करके जितना भी एनर्जी बना करके शरीर के अंदर रखे हैं वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रहा है। जो साउंड हम बोल रहे हैं वो साउंड ऊर्जा ही तो है एक। इसलिए कई बार कहा जाता है कम बोलो, ऊर्जा का बचत होगा, उस ऊर्जा का उपयोग कहीं और यूज करना है। ठीक है, अपने विकास में उपयोग कीजिए उसका, अपने देश के विकास में उपयोग कीजिए। छोड़िए वो सब। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा जब भी मुक्त होगा तो जाहिर सी बात है उसमें वेव होता है, उसमें तरंग होगा। तो तरंग होगा तो भूकंप जब आता है तो उस समय जो ऊर्जा मुक्त होता है उसको कहते हैं भूकंपीय तरंग। उस समय जो ऊर्जा मुक्त हुआ, जब भूकंप अचानक से स्थलमंडल में क्या हुआ, ऊर्जा मुक्त होने लगा तो धरती का सतह कंपन करने लगा। ये कंपन किसकी वजह से है, जो ऊर्जा निकला है उसमें से वेव निकला, उस वेव की वजह से, उस तरंग की वजह से। ये तरंग कई सारे होते हैं। देखिए भूकंप विज्ञान को जो है ना ज़्यादा विश्वसनीय माना गया है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में ज़्यादा मतलब विश्वास इस पर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर यदि अभी हम बता रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल अभी बताएंगे ही कि भूकंप कैसे कैसे इसका तरंग वेव कैसे काम कर रहा है, बताएंगे। इससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा, तो आप समझ ही पाएंगे कि ये ज़्यादा विश्वसनीय क्यों है। देखिए यदि हम भूकंपीय तरंग की बात करें, भूकंपीय तरंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव। देखिए भूकंपीय तरंग को यदि हम बताएं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है भूगर्भिक तरंग। देखिए भूगर्भिक तरंग क्या होता है, भूगर्भ यानी भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ में यानी कि उसके अंदर जो तरंग काम कर रहे हैं उसको कह रहे हैं भूगर्भिक तरंग, जो पृथ्वी के अंदर हैं। और एक होता है धरातलीय तरंग, जो धरातल के ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है उसको धरातलीय तरंग कह रहे हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। अब देखिए भूगर्भिक तरंग को भी दो तरंगों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पी वेव यानी पी तरंग, और दूसरा होता है एस वेव यानी एस तरंग। अब देखिए, और धरातलीय तरंग का नाम होता है, इसको एल तरंग बोला जाता है, एल वेव। एल तरंग से इसको डिनोट करते हैं। अब बारी बारी से ये तीनों तरंग को यदि हम समझें तब शायद एक मतलब ऐसा विचार बनेगा पृथ्वी को आंतरिक संरचना को लेकर के, ताकि आप भी समझ पाए। देखिए इसको समझते हैं पहले, तब शायद क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि हम पी वेव्स की बात करें यानी पी तरंग की बात करें तो देखिए पी तरंग क्या होता है। सबसे सिंपल तो इसको समझते हैं। देखिए तरंग क्या होता है, वेव की बात कर रहे हैं, तो पी तरंग क्या होता है। देखिए यदि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी को हम यहाँ गोल है, इसको हम इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे, ठीक है। पृथ्वी को हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं पृथ्वी को। इसमें यदि मान लेते हैं कि पृथ्वी के जो उद्गम सेंटर होते हैं, यानी देखिए एक तो आपको वर्ड बता देते हैं पहले, इसको कहते हैं उद्गम केंद्र। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ से, यानी मान लेते हैं इस पॉइंट से या फिर इसके अंदर यदि हम जाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ, सेंटर तो नहीं कह सकते, मान लेते हैं यहाँ से
जो भी हो, जहाँ से जो स्थल मंडल जो होता है ना, अभी हम क्लियर करेंगे स्थल मंडल कहाँ है। स्थल मंडल का मान लेते एरिया ये है, ठीक है, इस एरिया में। तो इस एरिया का स्थल मंडल जो है, यहाँ से ऊपर पूरा स्थल मंडल है। तो यहाँ पर भूकंप का सोर्स है, यहीं से क्या हुआ है, स्थल मंडल के ऊपर यहीं से अचानक से ऊर्जा निकलने लगा है, ऊर्जा का उत्पत्ति होने लगा अचानक से। ये नेचुरली होता है, इसका कारण अभी भी ढूंढा जा रहा है, क्या है पता नहीं। अचानक से यहाँ से ऊर्जा निकलने लगा, ऊर्जा निकलने लगा तो यहाँ से वेव निकलने लगा। इस तरीके से वेव जो है निकलने लगते हैं। इस तरीके से जो तरंग होते हैं ये इस तरीके से निकलते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। अगर यहाँ से निकल रहे तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है वेव इस तरीके से घूमने लगते हैं, जाने लगते हैं, बहुत ही स्पीड में जाने लगते हैं। एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यदि यहाँ से सोर्स से निकला तो सिर्फ इधर तरंग जाएगा, इधर वेव जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे डायरेक्शन में जाएगा, सारा डायरेक्शन में, पृथ्वी के सारे डायरेक्शन में वेव जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और जाते भी हैं इस तरीके से। तो पृथ्वी के जो स्थल मंडल है, जहाँ से भूकंप का उद्भव हुआ, यानी जहाँ से ऊर्जा मुक्त हुआ, वहाँ का जो मेन पॉइंट होता है उसको उद्गम केंद्र कह रहे हैं, ठीक है। उद्गम केंद्र क्या होता है, भूकंप का उद्गम केंद्र बेसिक है। जहाँ से भूकंप आना स्टार्ट हुआ, जहाँ से वेव आना स्टार्ट हुआ, तरंग आना स्टार्ट हुआ, उसी को हम कह रहे हैं कि वो उद्गम केंद्र है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इस तरंग में दो तरंगे काम करती है। इस तरंग, ये जो तरंग यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से दो तरंगे निकलती है, यहाँ से दो तरंगे निकलती है, जिसका अभी अभी हमने नाम बताया। एक होता है पी तरंग और दूसरा होता है एस तरंग। दो तरंगे होती है। अब ये दोनों तरंगों का स्पीड देखिए। जो पी तरंग होता है वो कैसे होता है, पी तरंग को हम जनरली साउंड वेव से भी डिनोट करते हैं कि ये साउंड वेव है। ध्वनि तरंग भी इसको कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। और दूसरा एस तरंग जो है, इसको कहते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ये क्या होता है, इसको यदि हम समझ लें तो शायद हमको ये क्लियर हो जाएगा कि पी तरंग क्या होता है और एस तरंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पी तरंग कैसे होता है, अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है, और एक और तरंग अभी अभी हमने बताया कि एक और तरंग है जिसको हम एल तरंग कह रहे हैं ना। इस तीनों तरंग को अभी हम एक ही बार में समझते हैं, ठीक है। एल तरंग कैसा होता है, इसको धरातलीय तरंग कह रहे हैं, जो धरातल के ऊपर मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इन तीनों तरंग को एक बार में समझते हैं। देखिए यदि हम ये कहें कि इसे मान लेते हैं इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखिए ऐसे, ये हो गया। दूसरा तरंग होगा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और तीसरा यदि हम बात करें तो ये ऐसे जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि तीनों तरंग अलग अलग होते हैं। एक तरंग ऐसा होता है इस तरीके से, इसका जो वेवलेंथ है बहुत ही कम होता है। वेवलेंथ क्या होता है, यानी तरंग धैर्य उसको कह रहे हैं। देखिए वेवलेंथ क्या होता है, ये जो अभी हम बना रहे हैं ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ।
वेव का लेंथ है, यानी तरंग का ये दूरी है, लेंथ है, लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वाले पॉइंट में, यानी कि ये होता है हमारा पी तरंग, ठीक है, ये होता है हमारा एस तरंग, और ये जो है ये होता है एल तरंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप पी तरंग में देख सकते हैं कि वेवलेंथ कितना छोटा है, और दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और इस तरंग का देखिए आप, इसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका वेवलेंथ उससे भी ज़्यादा है। आप यदि हम फिगर दिखा दें आपको तो शायद क्लियर हो जाए अच्छे से। यहाँ देखिए आप, जो सीस्मोग्राफ होता है ना, सीस्मोग्राफ मतलब जिसे मापा जाता है रिएक्टर स्केल, ये देखिए स्केल का आपको डिजाइन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर आपको स्केल का डिजाइन नज़र जरूर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये देखिए कितना छोटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना छोटा है। ये होता है पी वेव, पी तरंग इसको कहते हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये होता है एस वेव, एस तरंग है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है, इसका नाम होता है एल तरंग, धरातलीय तरंग इसको कहते हैं। यहाँ ये जो है आप, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो भी दिखा है, ये पूरा ये जो कवर किया गया है, ये जनरली दिखाई देता है कहाँ पर, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। एक मतलब एक उपकरण है जिससे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इस वेव को किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग का एक इमेज जरूर दिमाग में बना होगा कैसा होता है, ठीक है। यदि हम ये कहें कि पी तरंग जो है उसका गति बहुत ही ज़्यादा होता है, अब आप खुद समझिए ना, जो ऐसे जा रहा है सिर्फ, ज़्यादा ऊपर ऐसे नहीं जा रहा, टाइम इसमें, और ऊपर जाएंगे फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना। और एक है कि बस ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा निकल, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके निकल जा रहे हैं, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो टाइम कम लगा। और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी तरंग जो होता है इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी इसका स्पीड की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और एस तरंग का जो स्पीड होता है वो इससे कम होता है, पी तरंग से एस तरंग का जो स्पीड होता है वो कम होता है। यानी उसको हम छोटा में दिखा सकते हैं ऐसे, इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा में दिखाते हैं, और इसका जो तरंग है ये छोटा होता है, और यानी इसका स्पीड कम होता है, पी तरंग के जैसा स्पीड नहीं होता है, इसका स्लो होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये सतह है पृथ्वी का, तो यहाँ से मान लेते हैं भूकंप का स्टार्टिंग हुआ, तो सबसे पहले जो तरंग सतह को टच किया, यानी पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले तरंग आता है वो कौन होगा, पी तरंग, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, वो ऐसे जा रहा है, बस इस तरीके से जा रहा है, ऐसे ऐसे करके पूरा, ऐसे ऐसे करके पूरा जा रहा है आगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ ऐसे ऐसे करके निकल जा रहा है। लेकिन एस वेव क्या है, ये इतना जाएगा और फिर ऐसे करके जाएगा, तो इसका जो स्पीड होता है एस वेव का वो कम होता है। तो इसको जो है पृथ्वी के सतह पर आने में दूसरा बार ही आता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है, तो इसको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंड बार में आ रहा है। फर्स्ट बार में पी तरंग आ रहा है तो इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसका नाम प्राथमिक तरंग भी होता है, प्राथमिक तरंग। और ये एस वेव जो होता है ये दूसरा बार आ रहा है तो इसको द्वितीयक तरंग नाम दिया गया है, द्वितीयक तरंग, ठीक है। अब आप और एल तरंग की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि एल तरंग तो धरातल के ऊपर ही होता है, तो वो सेंटर से आएगा कहाँ, वो तो ऊपर ही होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी बस इतना समझते हैं कि पी तरंग का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है,
और एस तरंग का जो स्पीड होता है वो पी तरंग से कम होता है, इसलिए उसको द्वितीयक तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यदि हम पी तरंग की बात करें तो ये सरफेस से कैसे कैसे होकर जाता है, इसका संचरण की यदि हम बात करें तो इसको यदि हमको समझना हो, देखिए सबसे पहले यदि हम ये बता दें कि मान लेते हैं पृथ्वी का ये सतह है, ठीक है, पृथ्वी का ये सतह है, तो पृथ्वी के अंदर जब पी तरंग जाता है तो लगभग 33 किलोमीटर के अंदर जब जाता है ना पी तरंग, उसके बाद मान लेते हैं पृथ्वी के गहराई में 33 किलोमीटर अंदर गया पी तरंग, तो क्या होता है कि इसका स्पीड अचानक से बढ़ जाता है। जब 33 किलोमीटर के अंदर गहराई में जाता है पी तरंग तो इसका स्पीड पी वेव्स का अचानक से बहुत ही तेज हो जाता है, और साथ ही पी वेव्स का ही नहीं एस वेव का भी, दोनों वेव पी और एस दोनों तरंग का जो वेव होता है ये 33 किलोमीटर की गहराई के अंदर जाते हैं, 33 किलोमीटर के बाद अचानक से बहुत ही तेज हो जाता है, इसका स्पीड तेज हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेव जो होता है किसी भी तरंग का स्पीड किस पर निर्भर करेगा, कब तेज होगा कब स्लो होगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक चीज़ है कि यदि आप बॉल को आप लेकर के समझिए ना, आप गेंद को समझिए, चाहे कोई भी चीज़ को आप जब ठोस चीज़ें पर मारेंगे यानी पटकेंगे उसके ऊपर तो वो रिफ्लेक्शन जल्दी होता है। आप लाइट को भी, जो प्रकाश होता है उसको भी यदि ठोस चीज़ पर मारेंगे, जो सॉलिड होता है उस पर मारेंगे, लाइट यदि मान लेते हैं ये ठोस है, इस पर लाइट दिखा रहे हैं तो इससे रिफ्लेक्शन बहुत ही तेज होगा। लेकिन यही अगर हम जल ले लिए, यहाँ पर जल ले लेते हैं और जल में लाइट मारते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन समझ ही रहे आप कितना स्पीड से होगा, नहीं होगा, समझ रहे ना। यानी ठोस चीज़ें जो होती है उससे रिफ्लेक्शन बहुत ही तेज होता है, और जो तरल अवस्था में होता है, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उससे किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन उतना जल्दी नहीं होता, उसका स्पीड स्लो हो जाता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है। स्पीड स्लो होने का कारण उसका घनत्व कम है, उसका डेंसिटी कम है। अब आप खुद समझिए ना, जैसे ये हाथ है, इसको हम ऐसे लेकर गए, ठीक है, तो ये यदि सॉलिड है, यदि ठोस है तो यहाँ से जैसे गए रिफ्लेक्स करेगा, ठीक है, यहाँ से गए रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन यही हाथ ऐसे है, ये मान लेते हैं द्रव अवस्था में है, तो ये हाथ ऐसे जैसे ही जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन ये अंदर इसको साथ में लेकर के गया तो इसका स्पीड तो स्लो कर दिया ना, और फिर रिफ्लेक्शन करेगा तो धीरे 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 आएगा वापस, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का स्पीड यानी गति निर्भर करता है पदार्थ के प्रत्यास्थता पर। जो इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्थता होता है, यानी देखिए प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, किसी भी पदार्थ का प्रत्यास्थता कितना है, इलास्टिसिटी कितना है, उस पर निर्भर करेगा किसी भी वेव का गति। ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन और होता है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व कितना है उस पर भी निर्भर करता है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी कितना है उस पर भी निर्भर करता है वेव की यानी तरंग की गति। अब ये कैसे, तो देखिए घनत्व क्या होता है आपको हमने पिछले क्लास में बताया है। आप यदि आप नए हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं, पिछले क्लास में घनत्व पर मतलब अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। प्रत्यास्थता क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। देखिए जैसे ये चीज़ें हैं, ये मान लेते हैं एक आप टीना का शायद ट्रंक वगैरह देखे होंगे शायद, पता नहीं, जो भी हो आप बस यहाँ समझिए। प्रत्यास्थता क्या होता है, जब हम इस पर प्रेस किए, जब हम इस पर दबाव डालें तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे होगा। लेकिन जैसे ही दबाव कम करेंगे, जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे ये अपने आप यहाँ आ जाएगा, समझ रहे।
मतलब जैसी प्रेस की, आप बॉल को देखिए ना, बॉल को आप दबाते हैं, गेंद को, कैस्को को बॉल लीजिए, उसको जब आप दबाते हैं, रबर का जो बॉल होता है उसको जब आप प्रेस करके ऐसे दबाते हैं तो वो दब जाएगा। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं प्रेस, जैसे ही आपका दबाव कम होता है वो धीरे धीरे वापस आ जाता है अपने, मतलब जो उसका मेन स्थिति होता है वहाँ पर आ जाता है वो। यही होता है प्रत्यास्थता। वो जितना जल्दी आएगा वापस उतना ज़्यादा प्रत्यास्थता है, और जितना धीरे धीरे आएगा उतना कम इलास्टिसिटी है उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जिस पदार्थ का इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है, उसका रिफ्लेक्शन भी उस चीज़ें पर टकरा करके किसी भी तरंग का ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड से होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जब हम जा रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो 33 किलोमीटर के बाद ऐसा क्या हो जाता है पृथ्वी के अंदर कि पी वेव और एस वेव यानी तरंग जो है गति ज़्यादा कर लेता है, तरंगों का गति स्पीड ज़्यादा हो जाता है। तो इसका अंदाज़ा ये लगाया गया कि हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर 33 किलोमीटर के अंदर जब हम जाते हैं तो वो जो एरिया होता है वहाँ पर 33 किलोमीटर के अंदर जो एरिया होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसका प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है। इसी की वजह से जो तरंग होते हैं उसका स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो साइंटिस्ट लोग भी यानी वैज्ञानिकों ने यही अनुमान लगाया और इस हिसाब से उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जब हम 33 किलोमीटर के अंदर जाते हैं तो जो वहाँ पर हमको मिलता है वो ठोस चट्टान हमको मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। जाहिर सी बात है घनत्व ज़्यादा है तो ठोस होगा, घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो ठोस होगा, क्योंकि हमने बताया था घनत्व क्या होता है। यदि ये पदार्थ है, मान लेते हैं ये हमको खाली स्थान जितना भी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें जितना सामान हम ठूस ठूस के भर सकते हैं वो तो द्रव्यमान हो गया, और जितना भारी सामान यहाँ पर ठूस के भरेंगे वो क्या होगा, घनत्व हो रहा है। तो जाहिर सी बात है घनत्व ज़्यादा है, किसी डब्बे के अंदर ठूस के सामान ज़्यादा भरा हुआ है तो उसका वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, वजन ज़्यादा है यानी कि वो ठोस होगा, वो सॉलिड बनेगा, किसी भी चीज़ को टकरा के बाहर जल्दी फेंकेगा। और प्रत्यास्थता ज़्यादा है यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो वो जैसे यहाँ पर टच होगा तुरंत यहाँ पर ऐसे तुरंत ऐसे कर देगा, समझ रहे हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्ट जल्दी करेगा। तो इस हिसाब से वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के 33 किलोमीटर अंदर जाने पर हमको ठोस चट्टान देखने को मिलता है। समझ में आ गया। और ये क्रिया लगभग 2900 किलोमीटर तक इसका स्पीड वही रहता है, इसका स्पीड उसी मतलब स्पीड लगभग हल्का फुल्का मतलब उतार चढ़ाव होता होगा, लेकिन स्पीड लगभग वही रहता है, ज़्यादा रहता है किसी भी तरंग का, चाहे पी तरंग हो या एस तरंग हो। समझ में आया। तो इतना चीज़ शायद आपको यहाँ से इस तरंग से ये तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पृथ्वी के अंदर 33 किलोमीटर तक तो नॉर्मल होता है। उसके नीचे जब हम जाते हैं तब हमको नज़र आता है कि जो मतलब क्या उसको कहते हैं, मतलब ठोस अवस्था है, यानी पृथ्वी के 33 किलोमीटर अंदर चट्टान ज़्यादा हैं और वो चट्टान ठोस की अवस्था में ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। इतना तो इस तरह से हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यदि हम ये कहें कि पी वेव की यदि और हम बात करें तो इसका स्पीड लगभग, यदि हम इसके स्पीड की बात करें तो ये लगभग 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका स्पीड 6 किलोमीटर नॉर्मल होता है, 6 किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है ये तरंग, ये नॉर्मल स्पीड है पी का। और हाई स्पीड कितना है 13 तक, यानी 13 किलोमीटर 1 सेकेंड में जा सकता है, इसका हाई स्पीड होता है। ये सेंटर के पास जाकर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाता है। हम अभी आगे बताने वाले हैं कि सेंटर में ऐसा आखिर क्यों होता है। तो देखिए
इससे तो आपको शायद एक चीज़ क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से ये तरंगों के माध्यम से हमको ये चीज़ें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि एस तरंग जो है 2900 किलोमीटर जाने के बाद एस तरंग उसके बाहर नहीं जाता, वो एस तरंग खत्म हो जाता है। अब आप कहिएगा गहराई में कितना किलोमीटर अंदर जाएंगे? तो हमने कल बताया था कि पृथ्वी का जो ये पृथ्वी है तो इसका जो सेंटर है ये किसी भी सतह से, मान लेते यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, पृथ्वी का ये जो भाग है इसी को ना सतह कर रहे हैं, इसी पर ना हम लोग रहते हैं। तो ये जो भाग है तो यहाँ से सेंटर तक का जो दूरी होता है, यहाँ से सेंटर तक का जो दूरी होता है वो होता है 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर होता है। तो हमको उतना गहराई में जाना है, ठीक है, और अभी हम कितना गए हैं? सिर्फ 2900 किलोमीटर। इसके बाद इस तरंग विलुप्त हो जाता है, नज़र नहीं आता। 2900 किलोमीटर जाने के बाद इस तरंग क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये है, विलुप्त होने का मतलब क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। यदि, और एक और चीज़ आप ये भी समझ लीजिए, 2900 किलोमीटर के बाद जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का ये सतह है, तो यहाँ से ऐसे गए तो यहाँ 2900 किलोमीटर आया, ठीक है। तो 2900 किलोमीटर के बाद ये 33 किलोमीटर यहाँ मानते हैं, ठीक है। यहाँ से स्पीड बढ़ा दोनों तरंग का। फिर उसके बाद जब यहाँ से ये एरिया पार करते हैं हम, यहाँ जब आने लगते हैं, जैसे ही 2900 किलोमीटर से पार जाते हैं तो एस तरंग विलुप्त हो जाता है, एस तरंग नहीं नजर आता। लेकिन पी तरंग नजर आता है, लेकिन नहीं, मतलब क्या हम कहें, उसका स्पीड इतना ही स्लो हो जाता है, पी तरंग का बहुत स्लो हो जाता है इसका स्पीड, जिसकी वजह से हमको आंशिक रूप से दिखाई देता है, लगभग नहीं के बराबर दिखाई ही नहीं देता, वो आंशिक रूप से हमको दिखाई देता है। कौन? पी वेव। पी वेव हमको आंशिक रूप से दिखाई देता है, नहीं के बराबर। अब आप खुद समझिए, जब पी वेव में इतना स्पीड, जबकि पी वेव बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है, तो उसका भी स्पीड इतना कम हो गया कि लगभग दिख ही नहीं रहा, शैडो बन चुका है उसका, और इस वेव जो है वो विलुप्त हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 2900 किलोमीटर के बाद पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। जो भी मटेरियल होंगे वो तरल होंगे, लिक्विड के फॉर्म में होंगे। इसी की वजह से ना उसका स्पीड भी स्लो हो गया। यदि ठोस अवस्था में होता तो स्पीड तो तेज रहता, लेकिन इसका स्पीड स्लो हो गया। इसका मतलब यह है कि वो तरल अवस्था में है, लिक्विड के फॉर्म में है। क्लियर है? यानी पृथ्वी के 2900 किलोमीटर अंदर जाने पर हमको उसके बाद तरल अवस्था देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया, ठीक है। उसके बाद जब 5100 किलोमीटर अंदर जाते हैं, जब 5100 किलोमीटर अंदर गए, तब जो है वहां तक पी वेव स्लो ही, मतलब आंशिक रूप से दिख रहा है, और एस वेव तो दिख ही नहीं रहा, ये तो विलुप्त हो गया। 5100 किलोमीटर के बाद पी वेव का गति में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। 5100 किलोमीटर के बाद पी वेव जो होता है, इसका गति में हमको वृद्धि देखने को मिलता है, इसका स्पीड देखने को मिलता है, ये हमको दिखने लगता है 5100 किलोमीटर के बाद। तो इस, और एस वेव तो विलुप्त हो गया, वो तो अब दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसका मतलब ये है कि पी वेव जो है वो जब 5100 किलोमीटर के बाद दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि 5100 किलोमीटर के बाद पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो ठोस अवस्था में है, वो चट्टानी अवस्था में है, क्योंकि उसके बाद उसका घनत्व ज़्यादा हो गया, प्रत्यास्थता ज़्यादा हो गया, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसका वेव का तरंग, जो तरंग है उसका स्पीड ज़्यादा हो गया। समझ में आया? तो जब स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एरिया क्या होगा? ठोस होगा, वो एरिया सॉलिड होगा, ठीक है।
अब यदि हम ये कहें, ये देखिए आपको पी तरंग या एस तरंग से ये तो क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है, ठीक है। तो आप जब इसको कह सकते हैं, देखिए एक चीज और यदि हम आपको बता दें कि पी वेव जो होता है, पी तरंग, ये ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता। होता क्या है, ये एक बार ऐसे, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी का ये सतह है, ठीक है, और ये जो है ये तरंग है। तो ये तरंग एक बार ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल गया, ऐसे करके निकल गया, समझ रहे हैं। ये पेन है तो इसके नीचे से ऐसे करके ऐसे निकल गया, वेव स्पीड में है ना, और स्पीड में है, ऊपर से ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करते करते निकल जाता है। लेकिन एस वेव उससे थोड़ा सा ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये क्या करेगा, ये ऐसे उठाते हुए जाएगा, ऐसे उठाते हुए जाएगा, तो ऐसे ऐसे मारेगा, ठक ठक ठोकर जब मार रहा है तो इसका मतलब जो ऊपरी सतह पर जो भी चीज़ें होंगे, मतलब जो भी चीज़ें होगी उसको क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। हो सकता है उसको गिरा दे, उसको हिला दे, समझे। तो इस हिसाब से एल तरंग जो होता है, जो धरातलीय तरंग है, उसका तो हमने दिखाया इतना बड़ा ऐसे है, इस तरीके से जाता है एल तरंग ऐसे। एल तरंग का स्पीड बहुत ही स्लो होता है, स्पीड उसका बहुत ही स्लो होता है, आराम से ऐसे जाता है। लेकिन जब इतना ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है वो कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो एल तरंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, समझे। तो एल तरंग की यदि हम बात करें, एल तरंग की, तो एल तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने बताया कि ये धरातलीय तरंग होता है, धरातल पर उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होगा, तो देखिए नेक्स्ट पे लेते हैं, धरातल पर ये कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है, ठीक है। ये पृथ्वी का सतह है, और जो भूकंपीय तरंग है, मान लेते हैं यहाँ से भूकंपीय तरंग निकलना स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह से टकराने के बाद, पृथ्वी का जो सतह है इससे जब ये तरंग टकराता है तो इसके टकराने से एक नया ऊर्जा का उत्पन्न होता है, एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसको हम एल तरंग कह रहे हैं। जिसको क्या कह रहे हैं, एल तरंग। अब ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा जब निकल रहा है तो उसमें से तो वेव निकलेगा ही, समझे। तो ये जो तरंग यहाँ से निकला और ये जब सतह से टकराता है, जब सतह से टकराया तो एक नया ऊर्जा निकला और जिसको हम एल तरंग कह रहे हैं, और ये ऊर्जा इस तरीके से ऐसे जाता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। अब इस तरीके से बढ़ेगा तो एल तरंग तो ज़्यादा ही विनाशकारी हो गया ना। लेकिन एल तरंग का स्पीड क्या होता है, स्पीड बहुत ही लो होता है, स्पीड इसका बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा विनाश कर सकता है। लेकिन इसका असर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, एल तरंग का असर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, धरातल पर है तो धरातल पर ही देखने को मिलेगा, पृथ्वी के सतह पर ही इसका असर देखने को मिलता है, पृथ्वी के अंदर नहीं। पृथ्वी के अंदर हमको पी तरंग और एस तरंग का असर देखने को मिलेगा, समझे। तो ये सारा चीज क्या हो रहा है, ये सारा चीज ऊर्जा के निकलने से हुआ, अचानक ऊर्जा निकला जिसकी वजह से ये सारा चीज हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने अभी बताया कि किस तरीके से ये काम चल रहा है। अब यदि हम आपको ये समझा दें कि जो पूरे जो पी और एस जो तरंग है, पी और एस जो तरंग है, इन तरंग का संचरण की यदि हम बात करें, यदि संचरण की बात करें, कहने का मतलब ये तरंग कैसे जाते हैं, किस अवस्था में इनका मतलब कब स्पीड बढ़ता है कब कम होता है, ये तो शायद समझ में आ गया होगा। इसको यदि हम और क्लियर से समझें
तो हमने अभी बताया कि 33 किलोमीटर की गहराई में 33 किलोमीटर तक तो ये नॉर्मल चलता है। जैसे 33 किलोमीटर के अंदर जाता है तो इसका स्पीड क्या होता है, यहाँ से इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाता है। इसका स्पीड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 33 किलोमीटर के अंदर जाने पर। लेकिन जैसे 100 किलोमीटर आता है तो 100 किलोमीटर तक इसका स्पीड तो ज़्यादा होता है, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद इसका जो स्पीड होता है ये लगभग 200 किलोमीटर तक इसका स्पीड फिर से स्लो हो जाता है। इसका स्पीड जो होता है ये फिर से स्लो हो जाता है। ठीक है, 33 किलोमीटर अंदर गए पृथ्वी के अंदर तो लगभग नॉर्मल स्पीड था, ज़्यादा नहीं था। हर 100 मीटर पर मतलब 2 से 3 सॉरी वो तो टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, लगभग नॉर्मल स्पीड था, उसका ज़्यादा स्पीड नहीं था। लेकिन जैसी मतलब 6 या 7 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था पी तरंग। ठीक है, 33 किलोमीटर के बाद। और 33 किलोमीटर के बाद लगभग 100 किलोमीटर तक इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गया। लगभग हम कह सकते हैं कि हो सकता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए, 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है, और जैसे ही 100 किलोमीटर तक गया उसके बाद 200 किलोमीटर तक इस एरिया में इसका स्पीड फिर स्लो हो गया। ये दोनों तरंग का स्पीड ये 100 से 2 किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर तक के एरिया में इसका स्पीड फिर से स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 33 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के एरिया में ठोस अवस्था है, चट्टान ठोस अवस्था में है। ठीक है, यानी इस एरिया में सॉलिड क्षेत्र है, ये ठोस अवस्था वाला एरिया है। और जैसे इसमें आए तो ये एरिया क्या है, तरल अवस्था वाला है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये तरल अवस्था वाला एरिया है और यहाँ पर स्पीड स्लो हो जाता है, तो इस एरिया को हम कहते हैं लो वेलोसिटी जोन। ये निम्न गति वाला प्रदेश होता है, ऐसा कहा जाता है। लो वेलोसिटी जोन इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद जब जाता है तो लगभग 2900 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर तक इसका स्पीड, 200 के बाद फिर स्पीड बढ़ता है और 2900 किलोमीटर तक इसका स्पीड बढ़ता ही है। मतलब नॉर्मल ही, मतलब 8 के स्पीड से जा रहा है तो 8 के स्पीड से ही जाएगा, 9 के स्पीड से जा रहा है तो 9 के स्पीड से ही जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पीड इतना मतलब चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्पीड जो है इस एरिया में ज़्यादा है। इसका मतलब इस एरिया में क्या होगा कि ठोस अवस्था होगा पृथ्वी का जो भी मटेरियल है अंदर वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब 2900 के बाद 5100 किलोमीटर तक इसका स्पीड क्या होता है, फिर से स्लो हो जाता है। इस तरंग इसके बाद तो लगभग गायब ही हो जाता है। इसके बाद इस तरंग जो होता है वो लगभग गायब ही हो गया और पी तरंग भी आंशिक रूप से दिखता है, वैसे लगभग वो भी गायब होता है, लेकिन उसका स्पीड स्लो होता है पी तरंग का। और 5100 के बाद उसका स्पीड फिर से यहाँ तक मतलब सेंटर तक 6371 किलोमीटर तक इसका स्पीड फिर से वही रहता है, लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका स्पीड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ठोस है, सेंटर में पृथ्वी का बहुत ही ज़्यादा ठोस अवस्था में सेंटर। तो ये एरिया क्या है, ठोस अवस्था में है। और ये एरिया जो 2900 से 5100 के बीच में है ये तरल अवस्था में है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो कभी तरल है, कभी ठोस है, कभी भंगुर टाइप के, फिर तरल है, फिर ठोस है, ऐसा चल रहा है। ये हम कहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं पी तरंग और एस तरंग यानी भूकंपीय तरंग के गति को लेकर के, गति से पता कर रहे हैं। और वो भी कैसे कि तरंग का गति ठोस अवस्था पर, यानी वैसा पदार्थ जिसका घनत्व ज़्यादा हो, जिसका प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है, उसका मतलब उसके ऊपर ये भूकंपीय तरंग का स्पीड ज़्यादा हो जाता है।
और जो तरल अवस्था में आता है तो इसका स्पीड कम हो जाता है। तो इस हिसाब से हम ऐसा संरचना बना रहे हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ना कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग अलग है। कहाँ पर क्या है मतलब कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल रहा है कि कहीं तरल अवस्था है, कहीं ठोस अवस्था है। क्लियर है। अब इन्हीं भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ये जो तरंग है इसी को आधार बना करके पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन से भाग हैं उसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं एक भाग होता है भूपरपट्टी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, और एक होता है मैंटल, इसको इंग्लिश में भी मैंटल ही कहते हैं, और एक होता है कोर, इसको भी इंग्लिश में कोर ही कहते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर यदि हम पृथ्वी के सतह का जो आंतरिक सतह है उसको यदि डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड किए हैं, भूपरपट्टी, मैंटल और कोर। अब इन सारे चीज़ों को, जिसे देखिए यदि हम आपको इस फिगर में दिखा दें, इसे देखिए ये फिगर है, तो हमने 3 भागों में इसको डाल दिया। ये पृथ्वी आपको दिख रहा है। देखिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी का मेन भाग क्या होगा, ये मान लेते हैं पृथ्वी को ऐसे हम काट दिए, तो ये मान लेते हैं ये होगा सेंटर पृथ्वी का, ये सेंटर होगा, शायद सेंटर होगा, नापे तो नहीं है लेकिन सेंटर ही होगा। तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी को तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसी को तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया था। इसको यदि हम ऐसे मिटा दें तो ऐसे बनेगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से बना ना, यही बनाए थे हम यहाँ पर, यही चीज़ें बनाए थे। तो उस तरीके से जो है हम इसको ऐसे कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये जो पृथ्वी का मेन सतह क्या है, ये तो जो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी सतह होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, उसको कहते हैं भूपरपट्टी। इसको क्या कह रहे हैं, भूपरपट्टी। और जो इसके अंदरूनी भाग होते हैं, जो बीच वाले भाग होते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग मैंटल, ठीक है। और जो सबसे सेंटर में होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, यानी बीच में, सबसे बीच में, ये बीच में ही है ना, ये यहाँ यदि ऐसे है तो यहाँ पर, तो इसी की बात कर रहे हैं ना हम। तो ये यदि यहाँ से इतना दूर, यानी ये क्या हो गया, ये बीच में ही है ना, पृथ्वी के बीच में है, तो इसको कह रहे हैं हम कोर। इसका नाम क्या देते हैं, कोर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। और इन सारे जो पार्ट हमने बनाया है, इनको भी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है। ये कैसे, तो भूपरपट्टी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक ऊपरी भूपरपट्टी, मान लेते हैं ये इलाका, और एक ये इलाका, तो इसको कह रहे हैं ये ऊपरी भूपरपट्टी है, ऊपरी सतह है। इसका नाम क्या दे दिया गया, ऊपरी सतह। और इसका नाम दे दिया गया निचली सतह, निचली भूपरपट्टी हो गया, ठीक है, निचली सतह। अब देखिए, ये तो हो गया ऊपरी सतह, ये हो गया निचली सतह। एक वर्ड आपको यहां पर समझा देते हैं,
इसको कहते हैं असंबद्धता। असंबद्धता इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, ये क्या होता है? कंटिन्यू नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, डिसकंटिन्यू है, ठीक है, यानी असंबद्धता। इसके कहने का मतलब क्या है, इस वर्ड को समझते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे एक परत ये है, एक परत ये है, ये वाला एक परत है, ठीक है। तो इस परत में मान लेते हैं सिलिका है, इस परत में क्या है? सिलिका है। और एक परत ये है, ठीक है। तो इस परत में है, मान लेते हैं एल्युमिनियम है, ठीक है। इस परत में क्या है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इस परत में सिलिका है, इस परत में एल्युमिनियम है, मतलब यहाँ पर एल्युमिनियम का मात्रा ज़्यादा है, यहाँ सिलिका का मात्रा ज़्यादा है। तो ये जो बीच वाला मात्रा, बीच जो बना, इसमें क्या होता है कि ये दोनों परत का हिस्सा होता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम दोनों पाया जाता है ये बीच वाले परत में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद समझिए, ऐसा तो नहीं है पृथ्वी, मतलब ये हम लोग स्केल से तो बनाया नहीं है ना आपके, ये नेचुरली है। तो हो सकता है सिलिका जब ऊपरी परत में यहाँ पर सिलिका है, तो सिलिका का मात्रा ऐसी थोड़ी होगा कि यहीं तक है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी गया होगा, सिलिका का मात्रा नीचे भी होगा। हो सकता है, हमने बताया कि ये एल्युमिनियम का एरिया है, तो एल्युमिनियम यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी थोड़े है, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, इस तरीके से। तो ये जो एरिया बन रहा है, यहाँ पर दोनों परत का, एक ऊपरी परत एक निचला परत, दोनों परत का विशेषता, क्वालिटी इस बीच वाले भाग में हमको देखने को मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो परत का जो अलग अलग विशेषता है, दोनों परत का क्या है? अलग अलग विशेषता है, लेकिन उन दोनों परत का विशेषता एक एरिया में, एक संकीर्ण क्षेत्र में, एक थोड़ा सा एरिया में, वहाँ पर हमको दोनों परत का विशेषता नज़र आता है। यहाँ पर दोनों परत का विशेषता हमको नज़र आ रहा है, ऊपरी सतह का भी और निचला सतह का भी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इस वाले परत का, ये एक परत हो गया, ये एक परत हो गया, ये दोनों परत का जो विशेषता है ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब ये दोनों परत का विशेषता इस वाले एरिया में हमको दिखता है, जिसको हम कहते हैं असंबद्धता, यानी डिसकंटिन्यूटी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, ऊपरी सतह में यदि सिलिका है, ठीक है, ऊपरी सतह में, ये एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपरी परत में सिर्फ सिलिका ही होगा, ठीक है, और भी तत्व हो सकते हैं। पहले आप इतना समझिए कि मान लेते ऊपरी सतह में सिलिका है, तो ये सिलिका यहाँ भी आ गया, ठीक है। ये सिलिका क्या है? ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, कि यहीं तक बंद हो गया, ये कंटिन्यू हो गया यहाँ तक, अब इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई कोई सिलिका यहाँ भी चला जाए, इसके एरिया में भी कोई कोई सिलिका यहीं तक रह जाए, इतना ही दूर तक, ठीक है। और यहाँ भी जरूरी नहीं है कि ये जो एल्युमिनियम का यहाँ परत हम मान रहे हैं, तो ये एल्युमिनियम का परत यहीं से स्टार्ट होगा, हो सकता है यहाँ से भी ये स्टार्ट हो एल्युमिनियम का परत, ठीक है। कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है कि एल्युमिनियम यहीं से है तो यहीं तक नीचे रहेगा, यहाँ से सिलिका है तो बस यहीं तक रहेगा, ऐसा नहीं है। डिसकंटिन्यू है, अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा एरिया, ऐसा संकीर्ण क्षेत्र, मतलब ऐसे संकीर्ण का मतलब क्या है? छोटा एरिया, ठीक है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा सा एरिया में, संकीर्ण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एरिया के। संकीर्ण का मतलब छोटे से एरिया के अंदर क्या होता है कि दोनों परत का क्वालिटी यानी विशेषता देखने को मिलता है, उसी को असंबद्धता कहते हैं, उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर? तो भूपर पट्टी का दो टुकड़ा हमने किया, भूपर पट्टी को भी दो भागों में डिवाइड किया, जिसको हम कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं ऊपरी सतह, ऐसे बनाते हैं, एक को कह रहे हैं ऊपरी सतह और दूसरा को कह रहे हैं निचला सतह। तो ये जो बीच वाले एरिया हैं, जो ऊपरी सतह और निचली सतह को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऊपरी सतह और निचली सतह को बीच वाला एरिया क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस असंबद्धता का
इसको क्या है, ये असंबद्धता है, क्योंकि दोनों परत का क्वालिटी इस एरिया में पाया गया। तो इस असंबद्धता का नाम है कर्नाड असंबद्धता। कर्नाड असंबद्धता किस एरिया का? तो भूपर पट्टी के ऊपरी सतह और निचली सतह को विभाजित करने वाले संकीर्ण क्षेत्र को कर्नाड असंबद्धता कह रहे हैं। यानी कर्नाड असंबद्धता जो है वो भूपर पट्टी के ऊपरी सतह और निचली सतह को विभाजित करते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। अब यदि हम देखिए, ये सारा जो मतलब भूपर पट्टी का दो हिस्सा हमने किया, मेंटल का भी दो हिस्सा होगा, उसमें भी ऊपरी सतह निचली सतह होगा, और कोर का भी दो हिस्सा होगा, एक ऊपरी कोर और एक निचली कोर, ऐसे हो सकता है ना। तो यहाँ भी अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, ये तो भूपर पट्टी का था। अब जो है, अब हम मेंटल का समझते हैं। ये मेंटल है, सॉरी मेंटल नहीं, मेंटल। तो मेंटल है, तो मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। ठीक, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। तो इसको भी देखिए, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, इसको ऊपरी सतह न कह के इसका नाम दिया गया है दुर्बल मंडल। इसका नाम क्या दिया गया है? दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर इसको कहते हैं। ठीक है, दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फेयर। और जो निचला सतह होता है, मेंटल का जो निचला सतह है, इसका नाम दिया गया है मध्य मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर, ये दो वर्ड दिया गया मेंटल को डिवाइड करके। तो दुर्बल मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करने वाले जो ये संकीर्ण क्षेत्र है, जो एरिया है, इसका नाम दिया गया है रेपेटी असंबद्धता। इसका नाम क्या दिया गया? रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने बताया कि मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक भूपर पट्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी भूपर पट्टी, एक निचला भूपर पट्टी। एक ऊपरी भूपर पट्टी, एक देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ फिगर में आपको दिखाते हैं, एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, इस फिगर में समझिए। थोड़ा इसका एरिया थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए, पहले इतना समझते हैं। देखिए, ये एरिया यहाँ तक जो हमने एरिया बनाया, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये भूपर पट्टी है। इसके ऊपर का एरिया क्या है? ये भूपर पट्टी है। क्या है? भूपर पट्टी। ठीक है, इसमें हमने बताया कि ये ऊपरी भूपर पट्टी है और ये निचला भूपर पट्टी है, निचली सतह और ऊपरी सतह। ठीक है, इसका नाम क्या हमने दिया? ऊपरी सतह, और इसको निचली सतह। ठीक है, और इसको डिवाइड करने वाला जो ये बीच का एरिया हमने बना रखा है, इसका नाम दिए हम लोग कि इसको कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, यानी इसको हिंदी में पता नहीं कर्नाड बोलता है लोग, हिंदी में कर्नाड है और इंग्लिश में कॉनरेड है।
अजीब सा है, तो इसको कर्नाड असंबद्धता कह रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कॉर्नेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस एरिया को, अब यहां से मेंटल का एरिया स्टार्ट होता है और मेंटल का एरिया लगभग यहां तक है, ठीक है, मान लेते हैं यहां तक। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये मेंटल का ऊपरी सतह, ऊपरी भाग, और ये मेंटल का निचला सतह, ठीक है, ये मेंटल का निचला सतह, ये ऊपरा सतह। तो ऊपरी सतह को हम लोग कह रहे हैं क्या, ये दुर्बल मंडल है, ठीक है, यानी एस्थोनोस्फेयर दुर्बल मंडल है। और ये जो निचला सतह है मेंटल का, इसको हम कह रहे हैं ये मध्य मंडल है, ठीक है, ये क्लियर है। और हमने अभी बताया कि दुर्बल मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करने वाले ये जो संकीर्ण एरिया है, ये इसका नाम हम लोग दिए क्या, कि इसका नाम है रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। अब आप यहां भी देख सकते हैं कि भूपर पट्टी का तो एरिया यहीं तक है ना, और यहां मेंटल का एरिया से स्टार्ट होता है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी थोड़े है भूपर पट्टी का एरिया यहीं फिक्स है, हो सकता है कुछ एरिया अंदर भी गया होगा। अब मेंटल का एरिया यहीं से स्टार्ट हो, ये भी फिक्स नहीं है, कुछ एरिया ऊपर से भी स्टार्ट हुआ होगा। तो ये भी जो एक संकीर्ण आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, जो भूपर पट्टी और मेंटल को विभाजित कर रहा है, तो इस एरिया का नाम, ये एक असंबद्धता हो गया ना, क्योंकि भूपर पट्टी का भी गुण इसके अंदर आ गया, इस एरिया के अंदर, और मेंटल का भी गुण इस एरिया के अंदर आ गया। तो इस असंबद्धता का जो नाम है, इस असंबद्धता का नाम है मोहो, ठीक है, इसको कहते हैं मोहो, मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी इसको कह रहे हैं, ठीक है। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसको कह रहे हैं, जो भूपर पट्टी और मेंटल को अलग करता हो, क्लियर। अब क्या होगा कि ये मेंटल का एरिया इतना है ना, इतना तो मेंटल का एरिया है, ठीक है, ये एरिया कितना है मेंटल का। तो मेंटल को अब यहां से कोर स्टार्ट हो रहा है, कोर का भी ये ऊपर कोर है, ठीक है, और ये निचला कोर है, ये यहां तक क्या हो गया, ये निचला कोर है और ये ऊपरा कोर है, ये एरिया, ठीक है। तो आप यहां भी कह सकते हैं कि मेंटल को, ये मेंटल का एरिया यहीं तक है ना, तो मेंटल को ये कोर से डिवाइड कर रहा है ना, यानी मेंटल का भी कुछ एरिया इस वाले, मेंटल का भी गुण कुछ इस वाले एरिया में होगा, और यानी कि मेंटल भी यहाँ पर ऐसे आ सकता है, कोर का भी कुछ गुण यहाँ पर जा सकता है। तो इस वाले संकीर्ण क्षेत्र का भी एक नाम होगा, तो इसका नाम दिया गया, यानी कि मेंटल और कोर को विभाजित करने वाले संकीर्ण क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता इसको कह रहे हैं। इसको इंग्लिश में भी वही कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी इसका नाम वही होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद, असंबद्धता आपको समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़ा दिक्कत हो रहा है यदि असंबद्धता में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ भी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि समझ में आ ही गया होगा कि मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाला, विभाजित करने वाला जो संकीर्ण क्षेत्र होता है, उसका नाम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा गया है। ये थोड़ा सा शब्द है जो जानना है आपको, ठीक है, इसका उपयोग डायरेक्टली यूज होता है आगे, तो आप इसको समझ लें यहाँ पर। अब मैं कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ये एक ऊपरी कोर और एक निचला कोर, ठीक है, यहां से कोर स्टार्ट हुआ। तो ऊपरी कोर का नाम दिया गया है बाहरी कोर, इसको बोलते हैं बाहरी कोर,
और जो निचला कोर होता है इसको कहते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर इसको कहते हैं, ठीक है। और ये बाहरी कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कोर का ऐसे है ना, कोई ऐसे तो होता नहीं है, सब तो ये मेंटल हो या भूपर पट्टी हो या ये हो कोर हो, ये सब तो गोल ही होता है। तो गोल का जो ये बाहरी एरिया है, ठीक है, इसको कह रहे हैं कि ये बाहरी कोर है, और जो अंदर का एरिया है ये वाला, इसको अंदरूनी कोर कह रहे हैं। यानी इस तरीके से इसको बना सकते हैं ना, एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से। और कोर को भी, बाहरी कोर और आंतरिक कोर को भी डिवाइड करने वाला जो संकीर्ण क्षेत्र है, ये भी एक असंबद्धता बना हुआ है। तो इस असंबद्धता का नाम होता है लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता, इसका आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा। लेहमैन शायद ऐसे लिखता है, पता नहीं इसको क्या कह सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको लेहमैन ही बोला जाता है शायद। तो लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड किया गया है। भूपर पट्टी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह। ऊपरी सतह और निचली सतह को डिवाइड करने वाले असंबद्धता का नाम है कर्नाड असंबद्धता। इसको इंग्लिश में कॉनरेड कहते हैं, ठीक है। अब जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी और मेंटल को डिवाइड करने वाले जो असंबद्धता है, यानी जो विभाजित करने वाला जो क्षेत्र है, उसका नाम दिया गया है मोहो असंबद्धता। और मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल का नाम दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर बोला गया, और निचला जो मंडल है यानी मध्य मंडल, इसको मेसोस्फेयर बोला जाता है। और दुर्बल मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करने वाले एरिया का नाम दिया गया है रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। और मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाले असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता। कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऊपरी कोर जिसको बाहरी कोर कह रहे हैं, एक निचली कोर जिसको आंतरिक कोर कहते हैं, ठीक है। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर को भी अलग करने वाले जो असंबद्धता है उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। तो ये सारा शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक एक करके फिर से समझते हैं। यहाँ पर अभी हमने बताया कि मान लेते हैं ये सतह का ऊपरी हिस्सा जो है ये महाद्वीप का है, ठीक है, और ये महासागर का है, ठीक है। तो भूपर पट्टी में महाद्वीप और महासागर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम ये कहें कि ये जो भूपर पट्टी का जो मोटाई होता है, यानी भूपर पट्टी का ये जो मोटाई है, कितना गहराई तक भूपर पट्टी है, पृथ्वी का ये सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है, तो इसका मोटाई कितना होगा भूपर पट्टी का, कितना अंदर तक हम जाएंगे तो कहेंगे कि ये भूपर पट्टी का एरिया है। तो ये लगभग 33 किलोमीटर होता है। ये कितना किलोमीटर होता है, 33 किलोमीटर। महाद्वीपीय का जो क्रस्ट होता है, महाद्वीप जहाँ पर उठा हुआ है, जिस सतह पर महाद्वीप है वहाँ का महाद्वीपीय क्रस्ट का एरिया लगभग 48 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। और महासागर जहाँ पर है उसका एरिया लगभग 5 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। इसका एवरेज निकाल करके एक 33 किलोमीटर भूपर पट्टी का गहराई यानी मोटाई कहा जा रहा है, ठीक है। महाद्वीप का जो मतलब निचला जो हिस्सा होता है, महाद्वीप जहाँ पर है, जिस सतह पर मान लेते हैं इस एरिया में महाद्वीप है, यानी उस जो मिट्टी का सतह बना हुआ है उसके नीचे जो चीज़ें होती है, वो जो चट्टान होते हैं उसका नाम दिया जाता है ग्रेनाइट चट्टान है। वो क्या है, ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर पट्टी के नीचे जो चट्टान पाए जाते हैं वो होते हैं ग्रेनाइट चट्टान,
ग्रेनाइट चट्टान कैसे होते हैं? तो ये होते हैं भंगुर टाइप के। भंगुर, भंगुर समझ रहे हैं ना? ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो एक मतलब एक मिल करके एक चट्टान का निर्माण करते हैं। तो ये भंगुर टाइप के होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे रेत है, रेत आप जान रहे हैं ना, बालू। तो बालू को जब आप मुट्ठी में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कितना भी मुट्ठी में बालू रखिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एरिया बच ही जाएगा जहाँ पर और बालू अट सकता हो। जैसे भंगुर का मतलब जनरली आपको हम कह सकते हैं कि शायद इसका फिगर यदि हम आपको दिखा दें, इसका फिगर तो मिल ही नहीं रहा, इसका फिगर नहीं है ये, इसका फिगर तो नहीं है ग्रेनाइट चट्टान का, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा ग्रेनाइट चट्टान कैसा होता है। भंगुर टाइप का होता है, यानी आप उसको मतलब हथौड़ा से मारे तो बुकनी हो जाएगा, पूरा बुकनी जो हो जाता है, समझ रहा है? जब इसी आप उस पर हथौड़ा मारिएगा वो बुकनी हो जाएगा, तो उसको करें कि वो ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है। और जो महासागर के नीचे, जो महासागरीय क्रस्ट के नीचे जो चट्टाने होते हैं उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान जनरली होता है एकदम सॉलिड, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, ठीक है। ये इतना सॉलिड होता है कि इसके अंदर मतलब वो भंगुर टाइप का नहीं है, इसको हथौड़ा मारिएगा ना ये फट जाएगा, बुकनी नहीं होगा, आधा आधा फटेगा, समझे? तो ये बुकनी हो जाता है, ये फट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुकनी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब सामान नहीं जा सकता। इसके अंदर अब हम ठूस के सामान जितना भरना था इसके अंदर भर चुके हैं। इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है क्योंकि इसके अंदर सामान अभी भी गैपिंग है ना, जो छोटे छोटे कण है उसके अंदर गैपिंग है। जैसे एक छोटा कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे है, ठीक है। तो इसके बीच का जो स्पेस है इसमें भी तो कण आ सकता था ना, जो नहीं है। और इसके अंदर कोई कण नहीं है, ये पूरा ऐसे है, पूरा पैक है, ठीक है, ये पूरा पैक है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो ये बेसाल्ट चट्टान इस तरीके से होते हैं, इसलिए इसको मारें तो फट जाएगा, इसको मारेंगे तो ये बुक नहीं हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो स्पेस है बचा हुआ, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, सामान को रख सकते हैं, और भी कण यहाँ पर हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेनाइट चट्टान का घनत्व कम होगा और बेसाल्ट चट्टान का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें अब जगह ही नहीं बचा कोई चट्टान रखने का, कोई कण रखने का, ठीक है। तो ग्रेनाइट चट्टान का जो घनत्व होता है वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी देखिए, आप कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था ये घनत्व कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में इस पर बात की है, घनत्व पर यानी डेंसिटी पर। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और बेसाल्ट चट्टान का जो घनत्व होता है वो होता है 3.0 ऐसे मान सकते हैं, हालांकि इतना क्या माना, 3 ही मानते हैं बस, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसका 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इस चट्टान का, मतलब क्या उसको कहते हैं, इस चट्टान का घनत्व। और इस चट्टान का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, मतलब इस तरीके से एक रूम है, एक मतलब घर है, उसमें 1 सेंटीमीटर का हाइट है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, उसके अंदर 3 ग्राम सामान अट सकता है, वो होता है बेसाल्ट चट्टान। और उसके अंदर 2.65 मतलब ग्राम का वजन का चीज़ अटा है, वो ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। इस तरीके से बोल रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 3 ग्राम सामान है बेसाल्ट चट्टान के अंदर, ठीक है, और ग्रेनाइट में 2.65 ग्राम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट का यहाँ पर जो मतलब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एरिया उतना ठोस नहीं होगा जितना ये एरिया होगा। जितना महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे का जो एरिया होगा वो उसमें ज़्यादा ठोस होगा, क्योंकि घनत्व ज़्यादा है ना, इससे कम से कम 0.44 ग्राम तो 0.45 ग्राम या फिर 35 ग्राम तो है ही ज़्यादा, ठीक है। तो आप इतना कैसे, ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन घनत्व के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है ना।
तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भूपर पट्टी है उसके नीचे ये चीज़ें हैं। तो भूपर पट्टी में जो तरंग का जो वेव होगा वो वेव कैसे होगा, ये तो जनरली इतना घनत्व है तो ठोस ही है ना, चट्टान है तो ठोस ही है। तो जाहिर सी बात है 33 किलोमीटर तक लगभग नॉर्मल स्पीड इसका चल रहा है, 6-7 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड चल रहा है पी वेव का। तो ऐसे आप कह सकते हैं ये भूपर पट्टी का ये चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है वहाँ पर जाहिर सी बात है तरंग का स्पीड ज़्यादा होगा। अब यदि हम ये भूपर पट्टी की बात हो गया, अब यदि हम मेंटल की बात करें, मेंटल की यदि हम बात करते हैं तो मेंटल में हमने बताया कि जैसे 33 किलोमीटर के बाद तो मेंटल का एरिया स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि भूपर पट्टी 33 किलोमीटर तक है लगभग एवरेज, ठीक है। तो उसके बाद जब मेंटल का एरिया स्टार्ट हो रहा है तो ये एरिया में क्या हो रहा है कि पी वेव्स का यानी पी वेव या एस वेव दोनों वेव का स्पीड बढ़ जाता है, हमने बताया अभी। तो जब मेंटल में जो तरंग का गति है वो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा क्या होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा मेंटल का, मेंटल के अंदर घनत्व ज़्यादा मात्रा में होगा, इसीलिए ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटल का जो ऊपरी सतह है, मेंटल का जो ऊपरी सतह है और मेंटल का जो निचला सतह है, दो सतह हमने बनाया ना, एक दुर्बल मंडल और एक मध्य मंडल। तो दुर्बल मंडल, दुर्बल मतलब क्या, कमजोर मंडल है, ज़्यादा उसका घनत्व नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसका घनत्व यानी दुर्बल मंडल का जो घनत्व है वो 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। भूपर पट्टी से तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि मेंटल के निचला सतह से कम है। कंपेयर कर रहे हैं ना, मेंटल का जो निचला सतह है इसको हम कह रहे हैं मध्य मंडल, इसका जो घनत्व है यह है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये मेंटल का निचला सतह का घनत्व। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर तो उतना स्पीड नहीं होगा पी वेव का, लेकिन इस यहाँ पर और भी ज़्यादा स्पीड हो जाता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ठोस है, घनत्व ज़्यादा है तो ठोस ज़्यादा है, ठीक है। अब यदि हम आपको ये बताएं कि मेंटल का जो ऊपरी सतह है, मेंटल का जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ये क्या है, दुर्बल मंडल, ये क्या है, दुर्बल मंडल, मेंटल का ऊपरी सतह, ठीक। और भूपर पट्टी का जो निचला सतह है, ये एरिया अगर हम कहें, ये भूपर पट्टी का क्या है, निचला सतह छोड़िए, अब पूरे भूपर पट्टी को कह सकते हैं, ठीक है, निचला सतह नहीं, अब पूरे भूपर पट्टी को कह सकते हैं। ये एरिया पूरा भूपर पट्टी है, ये एरिया क्या है, ये एरिया है भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट और एस्थोनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल, क्रस्ट और मेंटल के जो ऊपरी सतह हैं, इन एरिया को हम करें, ये पूरा एरिया को यदि हम एक में ले लेते हैं तो इस एरिया का नाम हम देते हैं कि ये स्थल मंडल है। ये क्या है, स्थल मंडल है यानी लिथोस्फेयर है। ये एरिया क्या है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर है। क्या है लिथोस्फेयर, दुर्बल मंडल यानी मेंटल के ऊपरी सतह और पूरे भूपर पट्टी को आपस में हम देखते हैं मिलाकर तो उसको स्थल मंडल कर रहे हैं, उसको लिथोस्फेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया मिला हुआ है, इसको स्थल मंडल कर रहे हैं, क्लियर, इसका नाम स्थल मंडल है। अब यदि हम आपको ये बताएं कि जो ज्वालामुखी का जो उद्गार का जो प्रश्न था, हमने बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा था वो मैग्मा ऊपर आया तो लावा बन गया, तो लावा तरल अवस्था में था। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वो तरल अवस्था में, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर भी तरल है। तो है, उनका भी कहना सही है, लेकिन कहाँ तक है, बस स्थल मंडल पर ही है, यानी मेंटल के ऊपरी सतह तक ही है, मेंटल के निचला सतह में नहीं है, ठीक है।
तो मेंटल के ऊपरी सतह में तरल अवस्था में है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो चट्टान है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ एरिया में जैसे देखिए लावा है, पानी तो है नहीं, पानी का घनत्व बहुत ही कम होता है, लगभग 0.9 ग्राम पर सेकंड है, सॉरी पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ पर तरल अवस्था में मैग्मा है, पूरा जो आग का गोला है समझिए, तो जो भी चट्टान है वो हल्का तरल अवस्था में है, पूरा नहीं है, पानी के जैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा है। लेकिन आप देखिए जैसे ही घनत्व इसका ज़्यादा हो रहा है, यानी मेंटल का जो निचला सतह है यहाँ घनत्व ज़्यादा हो गया, तो इस एरिया में तरल अवस्था नहीं है, इस एरिया में मैग्मा नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस एरिया में मैग्मा का निर्माण नहीं है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, तो ये चट्टान बन चुका है। और यहाँ पर मैग्मा बन सकता है, तरल अवस्था में हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना मतलब पानी के जैसा हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी का घनत्व लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के होता है, लगभग, यानी एक्यूरेट इसका क्या बताया, एक्यूरेट ऐसे कह सकते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वैसे इसको लगभग में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। ये जल का घनत्व होता है। एक कैवेंडिश नाम का एक, सॉरी कैवेंडिश नहीं, कैवेंडिश नाम है उनका, कैवेंडिश पता नहीं, शायद कैवेंडिश नाम है इनका, शायद कैवेंडिश जो भी है, आप इनका नाम देख लीजिएगा। कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का घनत्व है, पूरा पृथ्वी का जो पृथ्वी का घनत्व है वो जल के घनत्व से, ये जल का घनत्व है, तो जल के घनत्व से 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। मतलब इतना गुना है जल के घनत्व में, यदि हम इतना से गुना कर दें तब हम बोलेंगे कि वो पूरा पृथ्वी का घनत्व होगा। यानी जल का घनत्व 0.9 है, तो इसमें 5.48 से हम यदि गुना कर देते हैं तो अब हमको पता चलेगा कि वो क्या है, पृथ्वी का घनत्व है, समझे? तो ऐसा ये कैवेंडिश साहब ने बताया था, कैवेंडिश साहब ने, जो भी है इनका नाम आप देख लीजिएगा, पता नहीं क्या है। तो यदि हम ये कहें कि क्या उसको कहते हैं, मतलब घनत्व इसका मतलब स्थल मंडल की बात कर रहे थे हम, तो स्थल मंडल दुर्बल मंडल और भूपर पट्टी के मिलने से जो बना हुआ है एरिया, उसको स्थल मंडल कह रहे हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है, जो मैग्मा का जो सोर्स होता है वो स्थल मंडल से ही होता है, स्थल मंडल से ही मैग्मा निकलता है बाहर, ठीक है। इस एरिया में जो मेंटल का ये पूरा एरिया है, इस एरिया में सिलिका और मैग्नीशियम इसका मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का मात्रा होता है ज़्यादा किस एरिया में, मेंटल के पूरे एरिया में, ये ऊपरी सतह हो या निचली सतह हो, कहीं भी मेंटल, पूरा मेंटल में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसको सीमा भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, इसको सीमा क्षेत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, सीमा क्षेत्र। और भूपर पट्टी की यदि हम बात करें, यदि हम भूपर पट्टी की बात आपको बता दें, ये क्या है, ये भूपर पट्टी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो तत्व है वो है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा है, इसलिए इसको शॉर्ट में सियाल भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या कह रहे हैं हम, इसको शॉर्ट में सियाल कहते हैं, इस तरीके से, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम होते हैं ना, तो शॉर्ट में सियाल बोल देते हैं। तो भूपर पट्टी के अंदर सियाल है और मेंटल के अंदर सीमा है। क्लियर, ये शायद क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि जो जैसे कि अब क्या बचा हुआ है, अब है कोर। कोर के यदि समझें तो हमने बताया कोर में भी, कोर के अंदर जैसे हमने अभी बताया कि मेंटल
इसका जो एरिया है वो लगभग 2900 तक का होता है मेंटल का एरिया। ठीक है, मेंटल का एरिया कितना होता है? 2900 तक होता है, किलोमीटर अंदर तक। उसके बाद मेंटल का एरिया नहीं, उसके बाद कोर का एरिया स्टार्ट हो जाता है कहाँ तक? 6371 किलोमीटर तक। 6371 किलोमीटर तक रहता है किसका एरिया? कोर का। कोर में भी हमने बताया कि एक बाहरी कोर होता है, एक अंदरूनी कोर होता है, आंतरिक कोर जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसको अलग करने वाले, बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाले असंबद्धता का नाम क्या है? उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। और मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाले असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्लियर है? नाम तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि जो वेव है, हमने बताया कि वेव 2900 किलोमीटर के बाद लगभग विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। यानी इसके बाद हमको वेव नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है, और कहाँ तक नहीं दिखता? लगभग 5100 किलोमीटर तक। लगभग 2900 के बाद यहाँ तक हम जाते हैं 5100 किलोमीटर तक हमको पी वेव और एस वेव लगभग विलुप्त हो जाते हैं। एस वेव तो खत्म, इस मेंटल के एरिया के बाद एस वेव खत्म कहानी। अब बचा कौन? पी वेव। तो पी वेव 5100 किलोमीटर के बाद हमको दिखते हैं। इसका मतलब इतने दूर के एरिया में पी वेव भी खत्म। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एरिया तरल अवस्था में है। ठीक है, वो एरिया तरल अवस्था में है ना, ये तो हमने बताए। कोर के अंदर देखिए ये एरिया तरल अवस्था में, उसके बाद हमको दिख रहा है, यानी कि 5100 किलोमीटर के बाद लगभग 6300 किलोमीटर तक हमको पी वेव फिर दिखने लगता है। तो इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं कि वो एरिया ठोस होगा, क्योंकि वेव दिख रहा है तो ठोस ही होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाता है। इस एरिया में इसका जो स्पीड होता है वो लगभग 11 पॉइंट कुछ किलोमीटर, मान लेते हैं 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पी वेव का। ठीक है, और ये जो कोर वाला एरिया है, तो इस एरिया 5100 के बाद जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर 5100 के बाद जो कोर है उसका जो घनत्व है वो लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, तो इसलिए एक एवरेज निकाल के बताया गया है कि पूरे पृथ्वी का घनत्व लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यदि हम ये कहें कि ये तो कोर शायद आपको क्लियर हो गया होगा, कोर में और कुछ है नहीं, बस यही चीज़ जानना था। तो अब यदि हम ये कहें कि इसको यदि हम फिगर से यदि हम आपको क्लियर कर दें, अब देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाते हैं। इस एरिया में आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। देखिए ये है भूकंप का मेन सेंटर। ये क्या है? ये भूकंप का मेन सेंटर। ठीक है, भूकंप का मेन सेंटर ये है। यहाँ से पी वेव ऐसे निकला, पी वेव एस वेव ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो लाल कलर का आपको दिख रहा है ना वेव, लाल कलर का जो तरंग ऐसे देखिए चारों तरफ ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो लाल कलर का जो वेव नजर आ रहा है आपको वो होता है एस वेव। ठीक है, एस वेव है रेड कलर का, एस वेव रेड है, और जो पी वेव है वो ब्लैक है। इस फिगर के अंदर पी वेव क्या है? ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा होगा वो पी वेव है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग यहाँ तक आते आते इस एरिया तक, यहाँ तक सारा तरंग आ रहा है, रेड और ब्लैक दोनों कलर का इस एरिया तक। तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो ये यहाँ तक आया, तो ये 105 डिग्री बना हुआ है। ये 105 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, 105 डिग्री का एंगल आप ऐसे कर सकते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा 0 है, तो ये 180 डिग्री होता है ना, ये 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से निकला है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एरिया तक आया है, और इधर भी नीचे से भी देखें तो यहाँ से यहाँ तक आया। ये 105 डिग्री का एंगल
नीचे से देखो या फिर ऊपर से देखो, तो 105 डिग्री, 105 डिग्री के एंगल के बाद यहाँ तक 105 डिग्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 105 डिग्री आपको दिख रहा है। तो ये 105 डिग्री तक आपको एस वेव और पी वेव दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये मेंटल का इलाका है। ठीक है, मेंटल का इलाका है ये। उसके बाद ये आपको ऐसे गोल नज़र आ रहा होगा ना, ये आपको गोल नज़र आ रहा है। तो ये एरिया लगभग तरल अवस्था में है। जनरली देखिए अभी जो हमने बताया, देखिए अभी जो हमने बताया कि जैसे पिछली देखिए इसमें अभी हमने बताया कि कोर में जो अथी भूपर पट्टी, मेंटल और कोर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें हमको पता चला कि कोर का जो सबसे निचला सतह है वो ठोस है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन एक ये लगभग कंफर्म है कि कोर का मतलब ये हर जगह मान्य जाता है कि कोर का जो सबसे अंदरूनी सतह है वो क्या है, कोर का जो सबसे अंदरूनी सतह है वो है क्या, ठोस है। लेकिन एक मतलब हम यदि कहें तो एक नाम है जिनका नाम है ओल्ड मैन, ऐसे कह सकते हैं, ओल्डहम नाम है इनका। ठीक है, ओल्डहम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 में, लगभग 1909 में ही शायद 1909 में उन्होंने बताया कि देखो भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र, वो बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाहते थे, भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र, ये क्या कहना चाह रहे हैं, शैडो एरिया दिखाना चाह रहे हैं भूकंपीय तरंग का। तो ओल्डहम साहब ने बताया कि 105 डिग्री एंगल के बाद, 105 डिग्री एंगल के बाद क्या होता है कि एस तरंग और पी तरंग दोनों गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शैडो बना हुआ है, ये एरिया क्या बना हुआ है, शैडो। लेकिन 105 डिग्री के बाद ना, तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं ये कितना डिग्री बना, तो ये 145 डिग्री, तो 145 डिग्री यहाँ भी और 145 डिग्री यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ नीचे आते हैं 145 डिग्री। ठीक है, तो 145 डिग्री के बाद आपको ब्लैक कलर का वेव नज़र आ रहा है, यानी आपको पी वेव नज़र आने लगा 105 डिग्री के बाद, इधर भी और इधर भी। तो 105 डिग्री के बाद आपको पी वेव नज़र आ रहा है, लेकिन 145 डिग्री के बाद, और 105 डिग्री से लेकर क्या हो रहा है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का एरिया, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के एरिया में क्या हो रहा है, शैडो बन रहा है, यानी छाया बना हुआ है तरंग का। यहाँ पर तरंग दिख ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि तरल अवस्था में है, तो यहाँ पर गायब हो गया है। ठीक है, उनका कहना यह है। और 145 डिग्री के बाद पी वेव हमको फिर से नज़र आते हैं, लेकिन एस वेव हमको नज़र नहीं आते हैं, ऐसा कहा किसने, ओल्डहम साहब ने। तो ये जो छाया एरिया बना हुआ है, ये है, ये एरिया जो छाया बना हुआ है, ये है तरंगों का छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों का ये छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि एस तरंग तो यहीं खत्म हो गया, तो एस तरंग का जो छाया होगा वो सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक एस तरंग का छाया है, लेकिन पी तरंग का छाया बस यहीं तक है, यहीं तक। इसके बाद तो पी तरंग फिर दिख ही रहा, तो पी तरंग का छाया क्षेत्र कम है, लेकिन एस तरंग का छाया क्षेत्र ज़्यादा है, ये ओल्डहम साहब ने बताया। ठीक है, तो अब शायद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या है। आपको यदि हम आपको फिगर फिर से दिखा दें एक और, देखिए वेव किस तरीके से काम करता है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये पानी में जब आप पत्थर को डालें, जैसे पत्थर यहाँ पर पानी में गया, तो देख रहे हैं इस तरीके से ऐसे वेव निकलना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से वेव जो है निकलते रहते हैं। तो ये तो वेव का एक मतलब फिगर था। एक फिगर और आपको हम दिखा देते हैं।
देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वेव किस तरीके से चलता है। यहाँ मान लेते हैं वेव का उद्गम केंद्र है, यहाँ से स्टार्ट हुआ वेव। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप पृथ्वी के, आपको दिख रहा होगा फिगर में, पूरा पृथ्वी के ऊपर ये देखिए महाद्वीपीय वाला एरिया है, ये सागर वाला एरिया है, तो सबके पास ये वेव चला जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। एक फिगर और आपको दिखाते हैं, देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं, यही चीज़ हमने बताया। ये देखिए ये भूपर पट्टी का एरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एरिया यहाँ तक भूपर पट्टी का है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये महासागर का एरिया है, तो यहाँ महासागर देख सकते हैं आप कितना पतला है। तो ये 5 किलोमीटर तक का ही एरिया होता है, यहाँ से 5 किलोमीटर। लेकिन महाद्वीप देखिए आप, ये कितना ज़्यादा है, तो ये 48 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। जो एवरेज मान करके 33 किलोमीटर हमने बताया कि भूपर पट्टी का जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये लगभग 33 किलोमीटर होता है। और ये देखिए ये है एस्थोनोस्फेयर, और ये है हमारा मेंटल का ये पूरा एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें एस्थोनोस्फेयर और ये निचला सतह यानी मेसोस्फेयर। ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये पूरा। देखिए पृथ्वी ये है गोल ऐसा इस तरीके से, तो इसको 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया? ऐसे ही है। अब शायद और कोई फिगर होगा, देखिए आपको यदि और फिगर हम दिखा दें। एक चीज़ और तो बताना हम भूल गए, देखिए यहाँ मेंटल है, ये कोर है। कोर की यदि हम बात करें तो कोर के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाया जाता है वो होता है, ये देखिए हमने बताया कि कोर के अंदर क्या है, आंतरिक कोर के अंदर ठोस ज़्यादा है। ठोस ज़्यादा होने के कारण क्या है, वहाँ पर एक ऐसा पदार्थ होगा जिसका घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है और भारी है, तो उसका मतलब ठोस वो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो वो पदार्थ है लोहा और निकेल। लोहा और निकेल ये 2 पदार्थ ज़्यादा हैं। इसको आयरन भी कहते हैं लोहा को। तो निकेल और लोहा, इसको शॉर्ट में नीफे कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? नीफे, ठीक है, इसका नाम नीफे रखते हैं। तो पूरे पृथ्वी को 3 भागों में, मतलब पूरे पृथ्वी के जो आंतरिक सतह है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है सियाल, एक होता है सीमा और एक है नीफे। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और इसका मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब निकेल और लोहा, आयरन। ये मात्रा ज़्यादा पाया जाता है सियाल किस में? भूपर पट्टी में। सीमा किस में? मेंटल में। और नीफे कोर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें था। तो अब शायद ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि पूरे आंतरिक संरचना को किस तरीके से जो है बांटा गया है भूपर पट्टी, मेंटल और कोर के हिसाब से। क्योंकि देखिए हमने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना लगभग मतलब असंभव है। उसको जानना, उसके बारे में नमूने इकट्ठा करना, ये लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी हमने कई सोर्स को समझा, कई सारे अनुमान लगाए, कई सारे चीज़ें हमने देखा, उसके हिसाब से इसको हमने समझने का प्रयास किया है। उसमें हमने सोर्स में भी बताया था कि एक आर्टिफिशियल सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है। तो आर्टिफिशियल सोर्स में घनत्व, दबाव, तापमान, इससे भी समझने का प्रयास किया। ज्वालामुखी उद्गार है, उससे भी समझने का प्रयास किया। लेकिन भूकंप विज्ञान जो है ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। ये आपको भी अब शायद लग रहा होगा कि हाँ, ये तरंग का स्पीड वगैरह इस सब से जो है ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि इस तरीके से काम किया होगा, इस तरीके से मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना होगा, ऐसा लग भी रहा होगा। लेकिन ये भी अनुमान ही है, ये 100% सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अभी इसका मान्यता है। ये जो भी चीज़ें अभी हमने बताया भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के जो भी हमने बंटवारा किया भूपर पट्टी, मेंटल और कोर को, ये अभी मान्यता है और यही अभी माना जा रहा है, ठीक है। तो यही सारा था। भूकंपीय तरंग के हिसाब से हमने पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं दिक्कत हो इस टॉपिक में, कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।